स्टूडेंट, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज हम लोग देखेंगे सीडीपी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, जो कि अक्सर आपको चाइल्ड सीडीपी में आपको बहुत सारे जैसे टेट ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे ये प्रश्न आपको यहाँ से क्वेश्चन को जरूर दिया जाता है। तो वो ऐसे एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपका 4 से 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे आज के प्रश्नों को। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा न्यू अपडेट के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और हम लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे यह है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है, ठीक है ना। अब वो कौन सी अवस्था होती है सॉरी तो वह अवस्था होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। अब क्या प्रश्न कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे हम लोग बहुत ही डिटेल में। जैसे यहाँ पे है कि वह कौन सी अवस्था होती है जब एक बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंता करना आरंभ कर देता है, ठीक है। वह किस अवस्था में चिंता करना आरंभ कर देता है, इसका तात्पर्य है कि उसके अंदर थिंकिंग आ रहा है, ठीक है ना। सोचने का संयम बढ़ रहा है, उसके दिमाग चीज़ों को जानना चाहता है, दिमाग चीज़ों को सोच रहा है कि हाँ ये कैसे हो रहा है। मतलब एक थिंकिंग पावर जो आती है वो किस अवस्था में आती है किसी भी बच्चे की, ठीक है ना। तो वो आता है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, जो बच्चों में होता है 7 से 11 वर्ष के बीच में, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि कोई भी बच्चा जब 7 से 11 वर्ष के बीच में रहता है तो उसके अंदर थिंकिंग पावर आ जाती है, वो सोचने लगता है चीज़ों को। जब सोचेगा तो चिंतन करेगा ही करेगा, ठीक है, कि ये कैसे हो रहा है, कैसे घट रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे में जो थिंकिंग पावर आती है वो 7 से लेकर के मतलब 7 से 11 वर्ष के बीच में आ जाता है, जिसको हम लोग एक अवस्था के नाम से दे दिए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। सॉरी, थोड़ा खांसी प्रॉब्लम है। देखेंगे दूसरा प्रश्न। यहाँ पे एक प्यारा सा बेबी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को पहले देखेंगे। यहाँ पे है कि निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, यानी ऐसा कौन सा इसमें विकल्प है। हमारे पास 4 ही विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प तो है नहीं फिलहाल, लेकिन 4 विकल्प में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं रखता है, ठीक है ना। यानी उसको किस चीज़ की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं के साथ संबंध नहीं है, तो इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये बी आपको वैसे को वैसे पता चल जाएगा। देखिए ये है बी ऑप्शन, क्या शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ठीक है ना। अपशिष्ट पदार्थ मटेरियल जो बेकार पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसको बाहर निकालने का किसी प्रकार से किसी संबंध को नहीं दर्शा रहा है वो, ठीक है ना। जो बेकार पदार्थ होते हैं लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं, तो किसी प्रकार से कोई आवश्यकता का संबंध नहीं दर्शाता है, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न पे हम लोग। वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वह कौन सा कथन है, आप देख सकते हैं जहाँ पे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो एक जगह है वो, और वो होता है विद्यालय एवं कक्ष पर्यावरण। ये वो जगह होता है जहाँ एक बच्चे को अच्छे से शिक्षा दी जाती है, उसको उस रूप में ढाला जाता है, उसको एक बेहतर पर्यावरण मिलता है, ठीक है। तो वो होता है विद्यालय एवं कक्ष पर्यावरण, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ठीक है ना। इसका श्रेय किसको जाता है। इसका श्रेय एक बहुत ही प्रचलित कह सकते हैं, बहुत ही प्रचलित बहुत ही फेमस नाम है जीन पियाजे। कौन? जीन पियाजे, जिनका यहाँ पे केवल नाम पियाजे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इनके जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है। ये मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में मतलब चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे, काफ़ी प्रसिद्ध नाम है बाल विकास से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है।
ये हम सबको पता होगा जो हम लोग और चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़े हैं, तो थोड़ी बहुत तो जानकारी इतना हो ही गया है कि विकास जो होता है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं समाप्त होता है। विचार किसको संबंधित है, ये विचार किससे संबंधित है, इस बात को किससे संबंधित है इस बात को हम लोग जानेंगे। तो ये संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। किससे? निरंतरता के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न हम लोग जानेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऐसा कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चे सक्रिय सदस्य हो जाते हैं अपने समूह के, ठीक है ना? तो वो अवस्था होती है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था, ठीक है ना। अब किशोरावस्था जो होता है वो 10 से लेकर के 21 वर्ष तक माना जाता है, ठीक है। कितना? 10 से लेकर के 21 वर्ष तक। इसी में बच्चे को बहुत सारी चीज़ों का सीख मिलता है, ठीक है। इसमें 3 चरण को बांट दिया गया है किशोरावस्था में। एक प्रारंभिक किशोरावस्था होता है जिसकी समयावधि मानी जाती है 10 से लेकर के 14 वर्ष, ठीक है। और उसके बाद होता है मध्य किशोरावस्था जो 15 से लेकर के 17 वर्ष तक होता है। और उसके बाद किशोरावस्था का अंतिम चरण होता है जो होता है 18 से लेकर के 21 वर्ष तक, ठीक है प्यारे दोस्तों। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि बच्चों में वैदिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, ठीक है। बच्चों के वैदिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो ये भी किया गया है पियाजे के ही द्वारा, ठीक है, पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो ये इसलिए उचित है क्योंकि बच्चों में जो उसका शारीरिक संतुलन का विकास होता है, ठीक है ना, वो खेलने से ही होता है। जो सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास होता है वो खेलने से ही हो सकता है। इसलिए हर विद्यालय में खेल सुविधा होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, परिवार एक साधन है, किस प्रकार का साधन है? तो परिवार जो होता है वो साधन होता है अपने बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का। अब ये क्या होता है अनौपचारिक शिक्षा, जो कि आप लोगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम आपको बताते चलें कि अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें सीखने के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, यानी परिवार उनका बात करता है अपने बच्चों के प्रति, ठीक है, और सीखने के समर्थन देते हैं, मतलब सीखने में समर्थन देते हैं। सीखने के उद्देश्य से एक परियोजना बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए। ये सारी चीज़ें आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। यानी किस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाए उसका भी योजना बनाना ये परिवार करता है, ठीक है ना, अपने बच्चों के लिए। तो ये इसी को बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो अनौपचारिक शिक्षा ही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, ठीक है। एक शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, ठीक है ना। तो वो होता है आपका जो राइट आंसर है। तो वो कैसे एक शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस प्रकार से? तो शिक्षक को आदर्श रूप से बर्ताव करना पड़ेगा, ठीक है ना, विद्यार्थियों के साथ। शिक्षक को आदर्श रूप में बर्ताव करना पड़ेगा विद्यार्थियों के साथ, तभी वहाँ पे सामाजिक मूल्यों का विकसित करना संभव है। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है, ठीक है, वो होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ठीक है। विद्यार्थियों के कठिनाइयों को दूर करना ये शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना, एक शिक्षक के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, बचपन का सांप्रतिक, ठीक है ना, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है? तो ये होता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि,
ठीक है, बचपन, वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, क्या सही है? उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में उसे कम नंबर देंगे, क्या ये सारी चीज़ें सही हैं? नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं सही हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हम लोग ये लगाएंगे कि एक टीचर के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट टीचर का मतलब सम्मान नहीं कर रहा है तो उसका नंबर काटा जाए या उसे डांटा जाए, उसकी उपेक्षा किया जाए। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो राइट आंसर पे लगाएंगे वो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद वाला प्रश्न जानेंगे। उसके बाद वाला है निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो डेवलप होती है ना, ये आपका होता है किशोर अवस्था में। ठीक है ना, ये वो अवस्था होता है जब बच्चे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका किशोरावस्था ये होगा। ये वो अवस्था होता है जब बच्चे के शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। ठीक है ना, यौनाकर्षण, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसी में डेवलप होता है। ठीक है, 10 से लेकर के 21 के वर्ष के बीच में। तो अच्छा, किशोरावस्था हर बच्चों में फिक्स नहीं होता, किसी का कुछ कमी होता है, किसी का ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वाला प्रश्न आपके लिए है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? किसी विद्यार्थी का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो होता है आज्ञाकारिता। क्या होता है? आज्ञाकारिता। ये एक विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, आज्ञाकारिता। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। एक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे कुछ जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।